वो भी सीरियाई और इराकी मुसलमानों की तरह जिहाद छेड़ दें। यकीनी तौर पर ये वीडियो भारत के सुरक्षा अधिकारियों के लिए चिंताएं बढ़ाने वाला है। इस वीडियो के जारी होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं और कश्मीर से लगती पाकिस्तान की सीमा पर विशेष चौकसी रखी जा रही है। हालांकि इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी कितनी है, इस पर सवाल उठ सकता है, लेकिन अगर इसे सही मान लिया जाए तो इस वीडियो में अलकायदा के पाकिस्तान सेल का एक बड़ा नेता मौलाना आसिम उमर ये जहर उगलने वाली बातें कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए आज सीरिया जिहादियों का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है। आतंकवाद का वहाँ पे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले सीरिया में थे, उससे पहले यमन में थे, अब इराक भी आ गया। ये तीनों कंट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है क्षेत्र के, और ये पूरा क्षेत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लगभग तकरीबन 60 से 70 लाख इंडियन यहाँ पे काम करते हैं और तकरीबन 70% ऑयल की सप्लाई, तेल की सप्लाई इधर से आती है। सीरिया में नया अफगानिस्तान बनाया जा रहा है और अब उनका निशाना कश्मीर हो सकता है। अलकायदा सीरिया में विरोधी लड़ाकों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे सारी दुनिया को जल्द ही गंभीर खतरे में डाल सकता है। कश्मीर पाकिस्तान के लिए हमेशा से एक तीस रहा है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा। ऐसे में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बढ़ते दोस्ताना रिश्ते अलकायदा जैसे कई आतंकवादी संगठनों को रास नहीं आ रहे हैं। ऐसे में ये वीडियो हिंदुस्तान के लिए चिंता का सबब बन गया है। जानकारों का कहना है कि इस वीडियो के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ है और ऐसे में शॉल और साड़ी के दोस्ताना रिश्तों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए, तो वीडियो सही है गलत है, लेकिन वीडियो उसकी सत्यता बाद में जांची जाएगी। वीडियो कम से कम सवाल जरूर खड़े कर रहा है भारत की सुरक्षा को लेकर और इस अपील को लेकर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं और साथ ही आबिद रसूल खान कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा जीडी बख्शी साहब से है। बख्शी साहब, वीडियो आपने देखा, सुना किस तरह से इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर हथियार उठाने की अपील की जा रही है, कितना गंभीरता से इस वीडियो को लिया जाए? मैं समझता हूं हमें इसे बहुत अत्यंत ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि देखिए सन 2014 पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक निर्णायक साल होगा। अमेरिकी सेनाएं, नेटो की सेनाएं अफगानिस्तान से कूच करने वाली हैं और पूरी उम्मीद थी सारे सुरक्षा विशेषज्ञों को, जो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कि पाकिस्तान की आईएसआई जरूर अफगानिस्तान में दखल अंदाजी और छेड़खानी की कोशिश करेगी। इसके बाद वहां पे दोबारा तालिबान की मलकियत जो है वो काबुल के ऊपर स्थापित करने की कोशिश करेगी और ऐसी हालात में हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए कि बहुत सारे सरप्लस तालिबान के काडर वो जो हैं वो डाइवर्ट किए जाएंगे जम्मू कश्मीर की तरफ, भारतवर्ष की तरफ, ताकि वो पाकिस्तान को तंग ना करें और पाकिस्तान उनका एक्सपोर्ट करके हमारी तरफ कर दे। इससे जो कश्मीर में दर्जे हरारत है वो बढ़ सकती है। और जैसे कि आपने देखा, ये वीडियो खास वार्न करता है कि एक लश्कर जो है वो जम्मू कश्मीर की तरफ भेजा जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को उकसा रहा है कि वो बगावत करें। एक और बड़ी इसमें अहमियत की चीज है, जिस मुस्तैदी से ये वीडियो बनाया गया है और उसमें कहा गया है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कश्मीर की जो वहाँ पे जो जिहाद चल रही थी उसके वो बरखिलाफ थे, उसको सपोर्ट नहीं दे रहे थे। एक बड़ा क्लेवर तरीका भी है पाकिस्तान की फौज और आईएसआई को अलग करने का, अलग थलग करने का, और ये बताने का कि ये सब तो साहब बिल्कुल अलग थलग करने की कोशिश जरूर है, लेकिन जिस तरह से या अलकायदा पाकिस्तान के रास्ते ही रूट होते हुए उनकी मदद से ही हिंदुस्तान तक टेरर पहुंचता है, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे साथ श्रीकांत जी और आबिद रसूल खान साहब भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, गिफ्ट डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर जिस तरह से हमने देखा सीजफायर का उल्लंघन भी हुआ, धमाके भी हुए, और अब ये नया वीडियो जिसमें पाकिस्तान के हाथ को नकारा नहीं जा सकता, क्या कर रही है बीजेपी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह से वीडियो आया है
और बहुत पहले से, जैसा कि जनरल बख्शी साहब ने कहा कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे सीरिया हो, जिस तरह से आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ रही हैं, खासतौर से मैं बात करूंगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, ये बहुत सेंसिटिव हमारे पड़ोसी हैं। और जिस तरह से आतंकवादियों का अड्डा ये दोनों स्टेट बने हुए हैं, आतंकवादी जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, किसी भी अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। और मैं मानता हूं कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो इस तरह के किसी भी वीडियो या किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसी ताकतों को करारा जवाब देने में हमारी फौज है। हम लोग आबिद साहब, यहाँ पर मुस्तैदी की बात की जा रही है सेना सुरक्षा की, लेकिन पड़ोसी मुल्कों की हुकूमत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश जिस तरह से गिफ्ट डिप्लोमेसी में और शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर की गई, लेकिन उसके बाद भी सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो आपको लगता है कि मोदी सरकार कुछ कड़ा यहाँ पर करवा सकेगी? देखिए, यहाँ पे आज जो बात कर रहे हैं, जो बख्शी साहब बता रहे हैं और श्रीकांत साहब बता रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में, वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे सही है और हमारी सेना भी बिल्कुल इसके सामना करने के लिए तैयार है। मगर जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है और फॉरेन पॉलिसी के तहत आज जो साउथ ईस्ट एशिया में जो आज हमारी स्ट्रांग पॉलिसी और स्ट्रांग गवर्नेंस को जो बताना है, ये आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान और इराक में जो इस तरीके का डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसमें हमको ये पेश करना है कि हमारी हुकूमत और हमारी मुल्क और हमारी सेनाएं किसी भी तरीके की कोई दखल अंदाजी और इस तरीके के इंस्टिगेशन को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये चीज़ आज हम देख रहे नहीं कि भाई ये चीज़ में काफ़ी कमी हो चुकी है और एक फॉरेन पॉलिसी अपीजमेंट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो आज के दिन मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं है। श्रीकांत जी, अपीजमेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं मोदी जी और उनकी सरकार। देखिए, देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। मैं नहीं मानता हूं कि इस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। पूरी जनता को, 125 करोड़ जनता को एक साथ मिलकर इस तरह की जो ताकतें हैं, इनको हम करारा जवाब अब तक देते रहे हैं और आगे भी हम सबको मिलकर इन ताकतों को करारा जवाब देना चाहिए। हम यूनाइटेड होकर अपनी सीमा पर जो हमारे सेना के जवान हैं, उनके मनोबल को बढ़ाएं, अपनी सरकार को ताकत दें कि इस तरह की जो बिल्कुल, लेकिन सरकार की वीडियो जो आ रहे हैं, जिस तरह से नाटो की सेना की वापसी हो रही है अफगानिस्तान से और आसपास जिस तरह के हालात दक्षिण एशिया में बन रहे हैं, उनको देखते हुए गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, किस तरह की पॉलिसीज उसकी हैं, उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी श्रीकांत जी। लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि किस तरह से सूत्रों के मुताबिक आईबी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से पाकिस्तान सीमा से आतंकवाद और घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा होने की आशंका जता दी है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी आईबी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें आईबी ने साफ किया है कि आने वाले वक्त में देश को अफगानिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों से कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान से नेटो और उसके सहयोगी देशों के सैनिकों की वापसी से आतंकवाद से मुकाबला करने में भारत को कठिन हालात का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने आशंका जताई है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान सीमा से आतंकवाद और घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हो सकता है। ये जो हरकतें हो रही हैं, ये हमारे लिए एक खतरे की निशानी है, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के लिए, और हमको कुछ न कुछ करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ की सरकार बदली है तो शायद इस विषय पे विचार होगा कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनको किस तरह रोका जाए। इसके अलावा खुफिया एजेंसी ने ऐसे 8 एनजीओ के बारे में भी बताया है जो विदेशों से पैसा लेकर देश में विरोध प्रदर्शन करते हैं, जिनका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। आईबी चीफ आसिफ इब्राहिम के मुताबिक इस साल के अंत तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सुरक्षा बलों को चौकस कर दिया गया है और पाक सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आईबी ने गृह मंत्रालय को बताया है कि इसके अलावा सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी और जाली नोटों का बड़ा नेटवर्क देश के लिए चुनौती है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक भारत में सक्रिय आतंकी संगठनों के बारे में भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा हुई है, जिसमें इंडियन मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर में सक्रिय विभिन्न समूहों के बारे में बात हुई है। इससे पहले पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में रॉ, आईबी और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें भारत और उसके पड़ोसी देशों के सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दे चुके हैं। टीम न्यूज नेशन।
चलिए, हमारे सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, आपसे जानना समझना चाहेंगे, आईबी ने तो अपना काम कर दिया, अलर्ट जारी कर दिया, बता दिया क्या कुछ खतरा हो सकता है। अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है और उसकी विदेश नीति जो है वो इस मामले में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी? देखिए, अब हमें ये तो बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2014 हमारे लिए निर्णायक साल होगा, न सिर्फ हमारे लिए, संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए। जब अमेरिकी और नेटो की सरकारें की जो सेनाएं हैं वो अफगानिस्तान से कूच करती हैं, उसके बाद इस क्षेत्र की क्या स्थिति होगी, ये बहुत तरह निर्भर है कि पाकिस्तान की आईएसआई मिलिट्री क्या करती है और हमारा उसके बरखिलाफ क्या रिस्पांस होता है। हमें सतर्क रहना होगा, हमको प्रोएक्टिव होना होगा। हमको जो अफगानिस्तान की सरकार है, हमीद करजाई साहब की, और उसके बाद जो भी आते हैं अब्दुल्ला, बख्शी साहब आप कह रहे हैं हमको सतर्क होना होगा। आईएसआई का जो हमने स्टैंड देखा था जब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब आ रहे थे शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, जिस तरह के हालात हमने वहां देखे थे, तो आपको क्या लगता है सारी डिप्लोमेसी से कुछ कंट्रोल आप उधर भी कर सकते हैं, कारगर हो सकती है ये? देखिए, डिप्लोमेसी में माफ कीजिए, हमारी 10 साल गुजर गए डिप्लोमेसी करते करते यूपीए के दौरान, और हमें तो उससे कुछ निकलता नजर नहीं आया। केवल यही हमने देखा कि दर्जे हरारत बढ़ती ही जा रही थी। जितना हम जो है अपील करने की कोशिश कर रहे थे यूपीए की सरकार के दौरान, उतना ये यहाँ पे दर्जे हरारत बढ़ा रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी मोदी सरकार आई है बहुत भारी बहुमत के साथ, इसने अपने आप में एक संकेत सीमा के पार दिया है। अगर आप पाकिस्तान के फौजी सैनिकों के कुछ लेख पढ़े तो वो साफ कह रहे हैं कि इस हालत में दूसरा 26/11 करना खतरे से खाली नहीं होगा पाकिस्तान के लिए, और उनको शायद लेने के देने ना पड़ जाएं इसमें, और जरूर रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन होगा, इस तरह की उम्मीदें बहुत रसूल साहब, और जो उम्मीदें और आकलन बड़े बड़े किए गए थे, लेकिन हमने देखा कि एक तरफ तो गिफ्ट डिप्लोमेसी चल रही थी, दूसरी तरफ सीजफायर का उल्लंघन हो रहा था। मोदी जी जो कड़ी बातों की बात करते आ रहे थे अपने कैंपेन में, और सरकार, आपकी सरकार को लगातार घेरते आ रहे थे, जब सीजफायर का उल्लंघन हुआ तो बहुत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए। देखिए, यहाँ पे बात बिल्कुल सीधी है कि आप बता रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि बॉर्डर एरियाज में पीस हो, तो वहाँ के जो बॉर्डर के जो हमारे इंडियन सिटीजन्स है और उनके जो फीलिंग्स है, हम उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। आप आर्टिकल 370 के बारे में आप बातचीत शुरू करके आपके मिनिस्ट्री में आने के साथ ही दिन के अंदर आपने एक नया इशू शुरू कर दिया है, जिससे लोगों में काफ़ी हद तक नाराज़गी हो गई और काफ़ी हद तक इनसेंसिटिव हो गए लोग। तो इस तरीके से अगर हम हमारे पॉलिसीज़ को लेके चलते हैं तो मैं समझता हूं कि जो ये हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है कि भाई यहाँ पे जो एक एंगर है, इस एंगर का हम फायदा उठाएं। हमको ये सोचना है, चाहे वो हमारे यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं जो मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, वहाँ पर के लोग हों, कश्मीर में अस्थिरता पैदा कर सकती है, फीलिंग्स को हम वैल्यू करना चाहिए और इसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है। मैं पहले तो उनका जो जिस तरह से आतंकवाद को 370 के साथ को जोड़ रहे हैं, मुझे घोर आपत्ति है और मैं इसको रिजेक्ट करता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ। सीज फायर के उल्लंघन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री वॉर रूम में गए, वहां आर्मी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की, और रक्षा मंत्री बॉर्डर पे गए। 2 दिन का जम्मू कश्मीर का दौरा उन्होंने किया। हम देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आतंकवाद और घुसपैठ और बातचीत, ये सब एक साथ नहीं चल सकते। जी, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, बात ठीक है। आपके पास आके इसका जवाब लूंगी, लेकिन जी, मेरे को यहाँ रुकना होगा थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आके मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ।